Hello, good morning everyone. We have discussed in previous lecture building components. Okay, what are the building components in superstructure and in substructure? मैंने कल के सेशन में आपको बताया कि सिर्फ एक ही अपना टॉपिक यूनिट 1 में बाकी है विच इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स बट और एक टॉपिक भी रह गया है डिफरेंस बिटवीन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर। तो ये मेन दो टॉपिक है जो अभी कवर करने बाकी है। टुडे we will see in this session classification of buildings as well diagram of reinforced concrete lintel with chhajja and diagram of lintel। ये दो मैंने कल आपको डायग्राम नहीं दिखाया था तो वो भी आज हम देखेंगे। वो दोनों भी डायग्राम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स आज के सेशन में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट our next PPT which is diagram of RCC lintel। Okay, this is the section of RCC lintel। कल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया व्हाट इज लिंटल, राइट? So my question is what is lintel, which is already discussed yesterday lecture. Lintels, these are small beams provided over openings so that portion of wall over the openings can be supported। मैंने कल ही आपको बताया था कल के सेशन में what is lintel। जो openings रहते हैं, openings means what? Windows and doors and windows which are openings। ओके, मैसनरी में openings रहते हैं तो वो ओपनिंग के ऊपर हम छोटा सा स्मॉल बीम प्रोवाइड करेंगे। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? लिंटल्स। लिंटल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंटल्स, एक तो आरसीसी लिंटल एंड कंक्रीट लिंटल। तो ये जो डायग्राम है वो आरसीसी लिंटल का है। इसमें ये जो बताया है एंकर बार, मेन स्टील, स्टीरअप्स, ये सब जो है वो स्टील्स है। स्टील मैंने कल आपको ऑलरेडी बताया आरसीसी बेस्ड कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज आरसीसी बेस्ड कंस्ट्रक्शन? कंक्रीट प्लस द कॉम्बिनेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ कंक्रीट प्लस स्टील। बार मीन्स व्हाट? BAR, बार मीन्स स्टील। ओके, स्टील के जो सरिये रहते हैं उसको हम सिविल के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? बार। एंकर बार, मेन बार। ओके, तो ये नंबर ऑफ बार्स, नंबर ऑफ स्टील्स हम यूज करेंगे इन कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीसी लिंटल। कोई भी आरसीसी बेस्ड कंस्ट्रक्शन जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें बार्स डालेंगे। बार्स मीन्स स्टील, अलग अलग डायमीटर के सरिये डालेंगे। सरिये मीन्स बार, स्टील बार। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंकर बार, मेन बार, ओके, स्टीरअप। तो वो सब क्या है? स्टील है। अब आरसीसी लिंटल मीन्स कंक्रीट प्लस स्टील के मटेरियल से बना हुआ लिंटल। एंड कंक्रीट लिंटल कैसे रहता है? कंक्रीट लिंटल मीन्स उसमें स्टील प्रोवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ कंक्रीट मटेरियल का ही यूज करेंगे। ओके, प्रपोर्शन ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट which is called as a concrete lintel। okay,
ये तो बात हो गई लिंटल की। अब कल हमने वेदर शेड सिर्फ पैरापिट तक ही मैंने आपको बताया था, मतलब डिस्कस ऑलरेडी सब किया था, लेकिन इन पीपीटी डेफिनेशन जो है वो पैरापिट तक ही लिखा था। तो इसमें मैंने आज क्या ऐड किया है, वेदर शेड विच इज कॉल्ड छज्जा। ओके, लिंटल, लिंटल तो आपको अभी मैंने बता दिया। एंड स्कर्टिंग, स्कर्टिंग का भी डेफिनेशन कल मैंने सिर्फ आपको बताया था और समझाया था व्हाट इज स्कर्टिंग, बट इन पीपीटी that is remaining part of skirting, definition of skirting and weather shade. ओके, वेदर शेड क्या रहता है, फिर से एक बार डिस्कस कर रही हूँ। टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ रूम फ्रॉम वेदरिंग इफेक्ट्स सच एज विंड, डायरेक्ट सनलाइट एंड रेन। अभी आपके घर में जो आपका डोर है, विंडो है, उसके बाहर देखो एक ऊपर टॉप ऑफ द विंडो और टॉप ऑफ द डोर एक क्या है, छोटा सा स्लैब है, देखो अभी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, छज्जा और वेदर शेड। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ छज्जा एंड लिंटल, रेनफोर्स कंक्रीट लिंटल विथ अ छज्जा प्रोटेक्शन। ये छज्जा है, ये विंडो है, दिस इज द विंडो। ओके, दिस इज द section of lintel and chhajja with window. This is window, this is a frame, this is lintel and this one is chhajja means weather shade. Okay, तो विंडो के ऊपर क्या रहता है, विंडो एंड डोर के ऊपर पूरा लिंटल और लिंटल के जस्ट बाजू में क्या है, ये छज्जा। मेन रेनफोर्समेंट मीन्स स्टील, आरसीसी बेस्ड पूरा स्ट्रक्चर है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है मेन रेनफोर्समेंट। दिस इज अ लिंटर, दिस इज अ छज्जा। ओके, सो नाउ रिमेनिंग definition is skirting. Skirting, what is skirting? The skirting is the full or half tiles laid vertically as finish to the wall, held in between bottom of the wall and floor. फ्लोर के ऊपर, ठीक है, आपके फ्लोर के ऊपर जो वर्टिकली लगाई है, नीचे वॉल के नीचे एंड फ्लोर के ऊपर, वॉल एंड फ्लोर के बीच में एक छोटी सी पट्टी जैसी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइल्स की पट्टी है, देखो आपके घर में भी होगा वो पोर्शन को हम बोलेंगे स्कर्टिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स। According to the National Building Code of India, Part 3, 2005, buildings are classified based on occupancy as follow. There are some group, there are divided in some group: residential building, educational building, institutional building, assembly building, business building, mercantile buildings, industrial buildings, storage buildings, and hazardous building. Now, what is residential building? These include building in which sleeping accommodation is provided for normal residential purposes, with or without cooking or dining or both facilities, except any building classified under category C. Buildings of group A are further subdivided as follow. रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आप क्या कर सकते हैं, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। ओके, जैसे कि कुकिंग है, डाइनिंग है। ओके, कुकिंग, डाइनिंग, स्लीपिंग, तो हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग में क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से अकोमोडेशन प्रोवाइडेड किया जाता है।
अब उसमें भी कुछ ग्रुप डिवाइड किए हैं, जैसे सब डिवीज़न डिवाइड किए हैं। क्या ग्रुप डिवाइड किए हैं? तो उसमें और 5 ग्रुप है सब डिवीज़न, वो डिवाइड किए हैं। फर्स्ट सब डिवीज़न क्या है? लॉज और रूमिंग हाउसेस। लॉजिंग और रूमिंग हाउसेस मीन्स, आपने नाम तो सुना होगा, लॉज वगैरह स्टेशन के आसपास आपने देखा भी होगा कि लॉज करके एक फैसिलिटी दी जाती है जिसमें आप स्टे कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज लॉजिंग और रूमिंग हाउसेस? आई विल एक्सप्लेन। There are 5 different subdivision in residential building. Okay, first subdivision is lodging or rooming houses. Now, what is lodging or rooming houses? These include any building or group of buildings under the same management in which separate sleeping accommodation for a total of not more than 15 persons or either permanent basis with or without dining facilities but without cooking facilities for individuals is provided. क्या बताया है इसमें? बिल्डिंग, एक ऐसा बिल्डिंग जिसमें सम मैनेजमेंट्स इंक्लूडिंग सम मैनेजमेंट है। क्या है? स्लीपिंग अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है मोर देन 15, नॉट मोर देन 15%। ओके, वहाँ पे आपको सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है, सिर्फ कुकिंग आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? लॉजिंग और रूमिंग हाउसेस। नेक्स्ट डिवीजन क्या है? सब डिवीजन 2, 1 और 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग। फिर से मैं बोल रही हूँ, नेक्स्ट सब डिवीजन क्या है? 1 और 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग। व्हाट इज 1 और 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग? These include any private dwelling which is occupied by members of a single family and has a total sleeping accommodation for not more than 20%. It is also like the lodging or rooming houses. जो भी सब डिवीजन 2 चल रहा है, 1 और 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग, इट इज द सेम लाइक लॉजिंग और रूमिंग हाउसेस। लॉजिंग और रूमिंग हाउसेस में क्या बताया? वहाँ पे सिर्फ स्लीपिंग अकोमोडेशन है, बट पर्सन की कैपेसिटी कितनी है? नॉट मोर देन 15%। ओके, वहाँ पे आपको सारे फैसिलिटीज दिया जाएगा, सिर्फ आपको कुकिंग की फैसिलिटी नहीं दी जाएंगी इन किस में? लॉजिंग और रूमिंग हाउसेस में। अब सब डिवीजन 2 जो है उसमें क्या बताया है? 1 और 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग में बताया है, इट इज ऑल्सो सेम। ओके, उसमें क्या बताया है? सिर्फ डिफरेंस इज सिंगल, दिस इज फॉर सिंगल और सिंगल फैमिली एंड हैज़ अ टोटल स्लीपिंग अकोमोडेशन फॉर नॉट मोर देन 20%। 20% से ज़्यादा अकोमोडेशन वो अलाउड नहीं कर सकते। तो इट इज़ the subdivision number 2. Now, what is subdivision number 3? Dormitories. Dormitories, which I explained, these include any building in which group sleeping accommodation is provided with or without dining facilities for persons who are not members of the same family in any one room or a series of closely associated rooms under joint occupancy and single management. For example, school and college dormitories, students and other hostels and military। तो ये जो डॉर्मिटरीज है वो कौन सी बिल्डिंग डिवाइड किया जाता है?
स्कूल और कॉलेजेस और हॉस्टल्स, जहाँ पे सब साथ में तो रह सकते हैं, स्टूडेंट्स आर स्टेइंग विथ इन सेम बिल्डिंग, बट वहाँ पे अकोमोडेशन क्या प्रोवाइड किया जाता है? स्लीपिंग एंड डाइनिंग। ओके, सो अवर नेक्स्ट सब डिविजन नंबर 4, क्या है? सब डिविजन नंबर 4 इज अपार्टमेंट हाउसेस। आपने सबने सुना होगा अपार्टमेंट क्या है, व्हाट इज अपार्टमेंट, जिसको हम फ्लैट्स भी बोलते हैं। ओके, दिस इंक्लूड एनी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर in which living quarters are provided for 3 or more families living independently of each other and with independent cooking facilities. For example, apartment houses, mansions and चार्ल्स। अभी आपको अपार्टमेंट पता है, फ्लैट्स। ओके, तो वहाँ पे इंडिविजुअल फैमिलीज स्टे करते हैं, तो उसमें आप क्या इंक्लूडिंग द कुकिंग फैसिलिटीज भी उसमें है। तो अपार्टमेंट आपको पता है क्या है, राइट? अब नेक्स्ट डिवीजन जो है, सब डिवीजन नंबर 5, विच इज होटल्स, एंड ये भी आपको पता है होटल्स क्या है। ओके, तो ये जो सब डिवीजन 1 to 5 हमने देखे, वो किस में आ जाएंगे? रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। मैं बता रही हूँ होटल क्या है। दिस इंक्लूड एनी बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, single management in which sleeping accommodation with or without dining facilities is provided for hire to more than 15 persons who are primary, for example hotels, clubs and motels. तो ये सब डिवीजन 1 to 5 which is classified in residential building। फिर से मैं सिर्फ नेम आपको बता रही हूँ। ग्रुप ए है अपना रेसिडेंशियल बिल्डिंग, उसमें सब डिवीजन डिवाइड किए हैं। सब डिवीजन नंबर 1 है लॉजिंग और रूमिंग हाउसेस। सब डिवीजन नंबर 2 है 1 और 2 फैमिली प्राइवेट dwelling। सब डिवीजन नंबर 3 है डॉर्मिटरीज। सब डिवीजन नंबर 4 है अपार्टमेंट हाउसेस एंड सब डिवीजन नंबर 5 है हॉटल्स। Now, Group B. What is Group B? Educational buildings. अभी आपको सबको पता है educational buildings क्या है, okay? These include any building used for school, college or daycare purposes for more than 8 hours per week, involving assembly for instruction, education, recreation and which is not covered by Group D. एजुकेशनल बिल्डिंग आपको पता है स्कूल, कॉलेजेस, ओके, जहाँ पर हम मोर देन 8 आवर्स अपने दिन के बिताते हैं, तो वो क्या है आपका एजुकेशनल बिल्डिंग्स। नाउ व्हाट इज ग्रुप सी? ग्रुप सी इज इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। Now, what is institutional buildings? Buildings under Group C are further subdivided as follow. Group C जो institutional building है उसको भी सब डिवीजन में डिवाइड किए गए हैं। There are 3 subdivision. सब डिवीजन नंबर 1 क्या है? हॉस्पिटल एंड सैनिटेरिया। सब डिवीजन नंबर 1 is hospitals and sanitaria. Subdivision Number 2 is custodial institution, and subdivision number 3 is penal institution. Now subdivision number 1 hospital and sanitaria क्या है? Hospital आपको पता है, sanitaria and hospital. These include any building or group of building under single management which is used for housing persons suffering from physical limitations because of health or age
For example, hospitals, sanitaria and clinics. Subdivision number 2 क्या है? Custodial institution. Custodial का मतलब क्या है? Custodial means which is used for custody and care of persons. Which is used for custody and care of persons such as children and the aged persons. मैं अभी आपको बताती हूँ डेफिनेशन क्या है उसका, क्या एक्सप्लेनेशन दिया है. This include any building or group of buildings under single management which is used for the custody and care of persons such as children and the aged persons. For example, homes for aged person and orphan ages. Now next subdivision number 3, penal institution. What is the meaning of penal? फौजदारी जिसको हम बोलते हैं, ओके, जेल और फौजदारी और मेंटल हॉस्पिटल टाइप्स के बिल्डिंग जिसमें हम डिवाइड करते हैं. These include any building or group of buildings under single management which is used for housing persons under restraint, in which the liberty of the inmates is restricted. For example, jails, mental hospital, mental sanitaria, etc. Okay, so these all subdivisions are divided in group number C, which is institutional building. There are 3 subdivisions in institutional buildings. Subdivision number 1 is hospitals and sanitaria. Subdivision number 2 is custodial institution. And subdivision number 3 is penal institution. Now next group is assembly building. Group number D is assembly building. What is the meaning of assembly buildings? विधानसभा जिसको हम बोलेंगे, विधानसभा बिल्डिंग्स, ठीक है, उसमें भी there are 5 division buildings. There are subdivision, there are divided subdivision, there are 5 subdivision divided in assembly buildings. Okay, so some fixed seat over 1000 persons divided in subdivision number 1 means इसमें जो है assembly buildings में सीट के हिसाब से डिवाइड किया जाता है. जैसे कि डिवीजन सब डिवीजन नंबर 1 में क्या डिवाइड किया है, 1000 पर्सन्स का जो फिक्स सीट है उसको डिवाइड किया है सब डिवीजन नंबर 1 में. मतलब 1000 की जो 1000 की जो कैपेसिटी है उसको डिवाइड किया गया है सब डिवीजन नंबर 1 में. ओके, सब डिवीजन नंबर 2 में 1000 पीपल से 1000 पर्सन से कम सीट. ओके, तो जैसे कि 900 पर्सन और 800 पर्सन मतलब 1000 सीट से कम जो भी बिल्डिंग्स है उसको डिवाइड किया जाता है सब डिवीजन नंबर 2 में. वैसे ही सब डिवीजन नंबर 3 में क्या डिवाइड किया गया है, 300 पर्सन की कैपेसिटी, नॉट मोर देन 300 पीपल. ओके, 300 पर्सन्स, उससे ज़्यादा हम सब डिवीजन नंबर 3 के बिल्डिंग्स में नहीं बिठा सकते. मतलब जो पर्सन की कैपेसिटी है तो उसमें 300 से ज़्यादा पर्सन हम नहीं अलाउड कर सकते. ओके, वैसे फोर्थ में सब डिवीजन नंबर 4 में क्या दिया है, 200 पर्सन से ज़्यादा हम उसमें फिक्स सीट अवेलेबल नहीं है. 200 पर्सन से ज़्यादा आप वो बिल्डिंग में अलाउड नहीं कर सकते.
एंड सब डिवीजन नंबर 5 में क्या डिवाइड किया है, उसमें बहुत कम नंबर्स, कम सीट्स अवेलेबल है, तो उसमें हम 100 से ज़्यादा सीट्स अलाउड नहीं कर सकते, मतलब नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पर्सन कैपेसिटी इज नॉट मोर देन 100। तो वैसे अलग अलग पर्सन के हिसाब से सब डिवीजन किए हैं, किस में, असेंबली बिल्डिंग्स में। अभी हमने 4 ग्रुप देखे, 4 ग्रुप देखे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स में, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स में। क्या क्या देखा आज, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एंड असेंबली बिल्डिंग्स। ओके, इसमें और बाकी के जो बिल्डिंग्स है जैसे कि बिजनेस बिल्डिंग, मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, स्टोरेज बिल्डिंग एंड हजार्डस बिल्डिंग्स अभी एक्सप्लेन करना बाकी है। तो वो हम कब देखेंगे, हम कल के पोर्शन में, कल के सेशन में हम उतने बिल्डिंग्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।